नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सबों के सामने पुनः उपस्थित हूँ ताकि आपकी तैयारी में कोई बाधा ना हो। ट्रस्ट इंस्टीट्यूट आपके इस तैयारी में हर समय आपके साथ रहेगा। इस बार 2023 में जो द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे संक्षेप में CUET कहा जाता है, उनका जो डोमेन पेपर हिस्ट्री रहा है, उनके लिए कुछ मैं NCERT से सेलेक्ट करके कुछ 50 क्वेश्चन निकाला हूँ। उसी को मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, समझेंगे और इनसे लाभ उठाएंगे। और आपसे यह भी मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, मैं आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ जोड़ूं ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। इसीलिए ट्रस्ट इंस्टीट्यूट आपकी तैयारी में कोई बाधा ना हो, कोई कमी ना हो, वो हर कदम पर आपके सुझावों के अनुसार कदम उठा रही है। जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने इसका डिमांड किया था, इसलिए मैंने यह रख रहा मैं यह CUET मॉडल पेपर रख रहा हूँ हिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 1 इतिहास की है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन है? भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या कनिंघम होगा, या जॉन मार्शल होगा, या दयाराम साहनी होगा, या अल्फ्रेड फूस होगा? तो इसका आंसर होगा कनिंघम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, भिल्सा टॉप्स किस पर लिखी गई है? भिल्सा टॉप्स किस पर लिखी गई है? भिल्सा पर लिखी गई है, सांची पर लिखी गई है, अमरावती पर लिखी गई है, या गया पर लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा बी, सांची। इसका आंसर होगा सांची। इसका आंसर क्या होगा? सांची होगा, सांची। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, किसने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की बुनियाद रखी थी? किसने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी थी या बुनियाद रखी थी? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, या डॉक्टर क्लाइव होंगे, लॉर्ड क्लाइव होंगे, या जॉन मार्शल होंगे। ठीक है, मैं ऑप्शन फिर से पढ़ देता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, या लॉर्ड क्लाइव होंगे, या जॉन मार्शल होंगे? तो इनका आंसर होगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सांची को विश्व कला दाय स्थान कब घोषित किया गया? विश्व कला दाय स्थान का मतलब है विश्व धरोहर स्थल। कब घोषित किया? ये यूनेस्को घोषित करते हैं। यूनेस्को एक संस्था है, वही घोषित करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या 1989 होगा, या 1988 होगा, या 1986 होगा, या 1987 होगा? तो इसका आंसर होगा ए, 1989। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ता हूँ। बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, या राजेंद्र लाल मित्र हैं, या जवाहरलाल नेहरू हैं, या जॉन मार्शल हैं? तो इसका आंसर होगा बी, राजेंद्र लाल मित्र। राजेंद्र लाल मित्र। इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस सदी का है? ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस सदी का है? दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये गुप्त काल का एक मंदिर है, और ये 5वीं सदी का मंदिर है। किस सदी का है? 5वीं सदी का। इसका मतलब इसका आंसर होगा बी, 5वीं सदी का। ठीक है, अगला, बराबर की गुफा। बराबर की गुफा किस सदी की है? 3री सदी ईसा पूर्व, 4थी सदी ईसा पूर्व, 5वीं सदी ईसा पूर्व, या 6ठी सदी ईसा पूर्व? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, 3री सदी ईसा पूर्व। ठीक है, बराबर की गुफा किस सदी की है? तो 3री सदी ईसा पूर्व की है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन जो है, बराबर की गुफा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, या बिहार में है, या महाराष्ट्र में, या गुजरात में है? तो इसका आंसर होगा बिहार में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बराबर की गुफा कहाँ पर है? बिहार में है। उसके बाद है कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। कैलाशनाथ मंदिर जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये शिव मंदिर है। ठीक है, शिव मंदिर है, और एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन, किसने प्राचीन गुफा सबसे प्राचीन गुफा किस संप्रदाय के लिए बनाई गई है? आजीवक संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, नियतिवादी संप्रदाय? तो इसका आंसर होगा आजीवक संप्रदाय। सब
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आजीवक संप्रदाय। दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये सारा क्वेश्चन कट और पेस्ट किया हुआ नहीं है, ये एनसीईआरटी के बुक के अंदर का क्वेश्चन है। यदि आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं होता तो पार्ट 1 एनसीईआरटी जो है इतिहास की भाग 1, उनसे आप ये मेरे क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। यदि नहीं मिलेगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर किस सदी का है, किस सदी, 7वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं सदी, 8वीं सदी का है। इसका आंसर होगा बी, 8वीं सदी का। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। पृथ्वी देवी को बचाते हुए विष्णु के वाराह अवतार को कहाँ की गुफा मूर्ति में दर्शाया गया है। ठीक है, एहोले गुफा, अजंता गुफा, बराबर गुफा या अमरावती गुफा। तो इसका आंसर होगा एहोले गुफा। ठीक है, एहोले गुफा होगा। ठीक है, एहोल गुफा होगा इसका आंसर। ठीक है, 12 का ए नंबर। एहोले किस राज्य में है। ठीक है, एहोले किस राज्य में, कर्नाटक में है या महाराष्ट्र में है या तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, बी नंबर में। ठीक है, एहोले। अगला क्वेश्चन देखता, अजंता के चित्र किसकी अभिव्यक्ति है। ठीक है, अजंता के चित्र किसकी अभिव्यक्ति है, देवताओं के अवतार की या बुद्ध के पूर्व जन्म कथा की या जातक कथा की या बी और सी। इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, एक्चुअल में इसका आंसर जातक कथा जो है, जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्म की ही कथा है, इसलिए चूंकि दोनों चीज दिया हुआ है इसलिए इसका आंसर जो होगा बी और सी होगा। ठीक है, गज लक्ष्मी को माना जाता है। ठीक है, सौभाग्य की देवी, शुभ प्रतीक, उपासना के प्रतीक या त्याग का प्रतीक। तो गज लक्ष्मी को माना जाता है सौभाग्य की देवी। ठीक है, सौभाग्य की देवी, ऑप्शन नंबर ए, 15 का होगा ऑप्शन नंबर ए। साल भंजिका की मूर्ति प्रतीक है बुद्ध की माता का, बौद्ध देवी तारा का या शुभ का प्रतीक या त्याग की प्रतीक। दोस्तों यदि आप सांची के स्तूप को देखने जाएंगे तो वहां तरुण द्वार पर इस तरह की एक पेड़ को पकड़े हुए झुकी हुई मुद्रा में एक लड़की का मूर्ति उकेरा गया, उसी को साल भंजिका मूर्ति कहा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा साल भंजिका की मूर्ति जो है वो शुभ का प्रतीक होता है, इसलिए आंसर होगा इसका सी नंबर, शुभ का प्रतीक। आगे क्वेश्चन बढ़ता हूं। सांची के स्तूप की खोज कब हुई थी, 1818 में, 1919 में, 1920 में, 1819 में। तो इसका आंसर होगा 1819 में, सांची का। ठीक है, सांची है जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत देश की सबसे प्राचीन कलाकृति की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है, यह कथन किसकी है। क्योंकि बहुत सारे अंग्रेज यहाँ से कलाकृतियों को ले जा रहे थे, तो इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट किसने दिया था, जॉन मार्शल ने दिया है या एच कॉल ने दिया है या कनिंघम ने दिया है या राजेंद्र लाल मित्र ने दिया है। तो इसका आंसर होगा एच कॉल। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ता हूँ। स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, हर्मिका, यष्टि, अंड या छत्र। ठीक है, स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, हर्मिका है, यष्टि है, अंड या छत्र है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हर्मिका। यह देवताओं का, इसका मतलब होता है हर्मिका देवताओं का घर। ये किसी भी स्तूप जो होता है, एक्चुअल में आपको बता देता हूँ, स्तूप जो होता है ऐसे अंडाकार टाइप का होता है। स्तूप जो होता है बता देता हूँ कैसे बनता है स्तूप। ठीक है, ऐसे होता है और ऐसे बना होता है और यहीं पर एक चतुर्भुजाकार बना होता है, इसी को हर्मिका कहा जाता है। इसके ऊपर एक दंड होता है जिसको यष्टि भी कहा जाता है। इसके ऊपर 3 छत्र लगे होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, और बीच में एक प्रदक्षिणा पथ भी होता है। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ ऐसे होता है, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे 4 दीवारी भी होता है। ठीक है, जिसे कहा जाता है वेदिका, जैसे चारों ओर घिरावट टाइप का। ठीक है, आगे बढ़ता हूं दोस्तों। क्लास चूंकि ट्रस्ट इंस्टीट्यूट में ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत पहले से ही बता गया है, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे, महापरिनिर्वाण सूत्र किस पिटक से संबंधित है, महापरिनिर्वाण सूत्र किस पिटक के हैं। ठीक है, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सुत्त पिटक, ऑप्शन नंबर ए, सुत्त पिटक। इसका आंसर होगा ए, सुत्त पिटक। ठीक है, आगे देखता हूं दोस्तों। ऐसी महिला जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, थेर, थेरी, मानुसी या भाट। इसका आंसर होगा थेरी। ठीक है, थेरी। एक्चुअल में ये क्वेश्चन कहाँ था, ये था गौतमी पुत्र महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी, ठीक है, महाप्रजा गौतमी, उन्होंने
उन्होंने ही थेर प्राप्त किया था, उपासना की थी और बाद में वो थेरी कहलाने लगी। मतलब ऐसी महिला जो निर्वाण प्राप्त कर लिया हो तो उनको थेरी कहा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, देखिएगा। मध्यम निकाय किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा या अपभ्रंश भाषा? ठीक है, तो पाली भाषा में लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। ठीक है, अमरावती किस राज्य में है? अमरावती महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में? ठीक है, तो अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में है। ठीक है, अमरावती, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। प्रभावती गुप्ता किस वंश की थी? ठीक है, प्रभावती गुप्ता किस वंश की थी? ठीक है, गुप्त वंश की, वाकाटक वंश की, ए बी दोनों या शक? देखिए दोस्तों, यहाँ एक चीज़ गौर करने लायक है कि प्रभावती गुप्ता शादी से पहले गुप्त वंश की थी। ठीक है, शादी के बाद, ठीक है, वो वाकाटक वंश की, उनकी जो शादी हुई थी वो वाकाटक वंश की हुई थी। इसलिए किस वंश की थी, क्योंकि यहाँ स्पष्ट नहीं किया हुआ है कि शादी से पूर्व या शादी के बाद, तो इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, ए और बी, वाकाटक वंश से भी संबंधित रही है और गुप्त वंश से संबंधित रही है। मातंग जातक किस भाषा में है? ठीक है, प्राकृत भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा या अपभ्रंश भाषा? तो इसका आंसर होगा पाली भाषा। मातंग जातक जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है। अधिकतर जो है जातक ग्रंथ है जो बौद्ध कथा है, बुद्ध धर्म की महात्मा बुद्ध के जो हैं उनके पूर्व जन्म की कथा है। ठीक है, और वो पाली भाषा में लिखा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखता हूँ 26 नंबर। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, प्राचीन भारत में शवों की अंत्येष्टि मृत पशुओं को छूने वालों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को क्या कहा जाता था? ठीक है, चांडाल कहा जाता था, निषाद कहा जाता, शूद्र या क्यावर्त कहा जाता था? तो इसे चांडाल कहा जाता था। इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। किस वंश को उनके मातृ नाम से उद्भूत किया जाता था? ठीक है, माने पुकारा जाता था, मातृवंश के उद्भूत किया जाता था, उसके नाम जो माता के नाम से होते थे। ठीक है, तो इसका शक होगा, कुषाण होगा, शुंग या सातवाहन? तो इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, सातवाहन वंश। ठीक है, आगे बढ़ता, सातवाहन वंश का महान शासक कौन था? सातवाहन वंश का महान शासक कौन था? सिमुख, यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी और सातकर्णी प्रथम? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, इस वंश के महान शासक थे। ठीक है, और सिमुख जो है इस वंश के संस्थापक में आते हैं। ठीक है, इस वंश का संस्थापक में सिमुख का नाम आता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है? सातवाहन राजाओं के नाम उनके माता के नाम पर रखा जाता था। सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा सी नंबर। जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा, ये मैं स्टेटमेंट आपको क्लियर कर देता हूँ, उनके राजाओं के जो नाम होते थे वो माता के नाम से जुड़े होते हैं, लेकिन जो राजकुल होता था, राज सत्ता मिलता था, वो उनके बेटे को ही मिलता था। इसलिए यहाँ सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, ये बात भी सही है, और सातवाहन राजाओं के नाम उनकी माता पर रखा जाता था, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एनसीईआरटी बुक यदि पढ़िएगा तो वहाँ एकदम क्लियर करके लिखा हुआ है। महाभारत का प्रथम अध्याय का नाम क्या है? भीष्म पर्व, शांति पर्व, आदि पर्व या कर्ण पर्व? तो इसका आंसर होगा आदि पर्व। महाभारत का प्रथम पर्व है आदि पर्व। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। 1919 में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के लिए किसके नेतृत्व में एक परियोजना चालू की गई थी? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? VS सुखतांकर, NN भट्टाचार्य, A.L. बौसम या मनोहर लाल? तो इसका आंसर होगा VS सुखतांकर। ठीक है, VS सुखतांकर के नेतृत्व में ही यह परियोजना चलाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। विवाह कितने प्रकार के होते थे? ठीक है, विवाह कितने प्रकार के होते थे? ठीक है, 2 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार या 8 प्रकार? तो 8 प्रकार के विवाह होते थे। दोस्तों, मैंने ट्रस्ट इंस्टीट्यूट के कक्षा में क्लास 12 में सारे बच्चों को 8 प्रकार के विवाह को मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, सबसे अच्छा विवाह ब्रह्म विवाह को माना जाता था, और दूसरे नंबर पर यदि कोई विवाह होता था तो वो प्रजापत्य विवाह होता था, और सबसे खराब विवाह आता था पैचास विवाह। ठीक है, बहुत डीपली मैं पढ़ाया हुआ हूँ, जो बच्चे यहाँ क्लास किए होंगे उनको जरूर यह समझ में आ गया होगा। मनुस्मृति का काल क्या है? ठीक है, मनुस्मृति का काल क्या है? 200 BC से 200 AD, 300 BC से 300 AD, 400 BC से 400 AD, 500 BC से 500 AD। ठीक है, मतलब 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। BC मतलब ईसा पूर्व, AD मतलब ईस्वी। इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना
कितने वर्ष परियोजना में कितने वर्ष लगे? इसका आंसर क्या होगा? 29 वर्ष, 37 वर्ष, 35 वर्ष या 38 वर्ष। तो टोटल 37 वर्ष लगे थे, ठीक है, 37 वर्ष लगे थे। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ? 1684, 1784, 1884 या 1984, ठीक है। इसका आंसर होगा 1784 में, ठीक है, 1784 में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अरबों का सिंध विजय, अरबों का सिंध विजय कब हुआ? तो क्या होगा? 712, 612, 812, 912। तो इसका आंसर होगा 712। दोस्तों, अरबों का जो सिंध विजय वो चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है, चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है अरबों के सिंध विजय को, ठीक है। और 712 का जो ईस्वी दिया हुआ है विजय का, वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जीता गया था, जो आपके इराक के जो खलीफा थे उनका दाहल अज्जाज उन्होंने ही भेजा था। भारत में सोने के सिक्कों को सबसे पहले किसने चालू किया? कुषाण, शक, शुंग और हिंद यवन, ठीक है। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चालू किया? तो इसका आंसर होगा कुषाणों ने। एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। सोने के सिक्के सबसे पहले किसके समय में चालू किए गए? सोने के सिक्के सबसे पहले किस समय में चालू किए गए, ठीक है। प्रथम शताब्दी ईस्वी, द्वितीय शताब्दी ईस्वी, तृतीय शताब्दी ईस्वी और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा प्रथम शताब्दी ईस्वी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आहत सिक्के का काल क्या है? आहत सिक्के का काल क्या है? आहत सिक्के का काल क्या है, ठीक है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आहत सिक्के में ठोक कर बनाया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। 39 हो गए। 40 नंबर क्वेश्चन जो है, शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ, शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए थे? शक शासक ने, कुषाण शासक ने, हिंद यवन या हून? इसका आंसर होगा हिंद यवन शासकों ने, ठीक है। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के जारी किए थे हिंद यवन शासक, मतलब हिंद और यूनानी शासक, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किस काल के हैं, ठीक है, किस काल के हैं? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किस काल के? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईस्वी, द्वितीय शताब्दी ईस्वी, तृतीय शताब्दी ईस्वी, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा प्रथम शताब्दी ईस्वी। एक अज्ञात लेखक है, ठीक है, उन्होंने ही लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, योद्धे कबायली राज्य, योद्धे जो है कबायली राज्य, कबायली गणराज्य किस क्षेत्र में शासन करते थे? पंजाब में, हरियाणा में, ए बी दोनों या महाराष्ट्र में? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। पंजाब और हरियाणा में इनका राज्य था, ठीक है। इनके काफी सिक्के भी मिले हुए हैं। अग्रहार क्या था, ठीक है, अग्रहार क्या था? भूमि था कि ब्राह्मण का था, या ब्राह्मणों का एक वर्ग था, या कर था, या सिक्का था? तो इसका आंसर होगा भूमि, ठीक है। ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे ही अग्रहार कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उल्वर किसे कहा जाता था? जमींदार, हलवाहा, घर का मुखिया या दास को? तो इसका आंसर होगा हलवाहा को, ठीक है, हलवाहा, उल्वर, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आगे, वेल्ललार किसे कहा जाता था? छोटे जमींदार, बड़े जमींदार, हलवाहा या एक प्रकार का कर? तो बड़े जमींदार को बेल्ललार कहा जाता था, बड़े जमींदार को क्या कहा जाता था? बेल्ललार, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। जातक कथा का काल क्या है, ठीक है, जातक प्रथम शताब्दी ईस्वी, द्वितीय शताब्दी ईस्वी, तृतीय शताब्दी ईस्वी, चतुर्थ शताब्दी ईस्वी? तो इसका आंसर होगा प्रथम शताब्दी ईस्वी, ठीक है, प्रथम शताब्दी ईस्वी। एकलव्य किस जाति के थे, ठीक है, चांडाल, निषाद, कैवर? तो इनमें से कोई नहीं। तो इस दोस्तों एकलव्य जो थे निषाद जाति के थे। इनके बारे में सभी कोई जानते होंगे, ठीक है, बिना गुरु का शिक्षा लिए थे ये, ठीक है, द्रोणाचार्य का, और इन्होंने अंगूठा काटकर उनको समर्पित भी किया था उनके मांगे जाने पर, ठीक है, एकलव्य जाति। उसके बाद क्वेश्चन है 48 नंबर कि ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के स्थान में पत्थरों को लगाने की प्रथा किस संस्कृति के नाम से जानी जाती है? झुकर संस्कृति, महापाषाण संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति या ताम्र पाषाण संस्कृति? इसका आंसर होगा बी नंबर, महापाषाण। कब्र के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, इसे ही महापाषाण संस्कृति कहा जाता था, ठीक है। नाविकों का देश किसे कहा जाता था? दिलमुन को, मेलुहा को, मगान को या मेसोपोटामिया को? ठीक है, तो दिलमुन को कहा जाता है या मेलुहा को या मगान को, मेसोपोटामिया को? तो इसका आंसर होगा मेलुहा को, ठीक है। ये मेसोपोटामिया के लेख में लिखा हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं
खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है? झूकर झाकर संस्कृति, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, महापाषाण संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, इसका आंसर हो गया गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मैं वीडियो का अंत करते हुए आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के बीच जो CUET के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके बीच इस चीज़ को बता दें। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब भी किए होंगे। ठीक है, धन्यवाद। नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट आपका सफलता के लिए